हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप पिछले टर्म पे पढ़े थे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हमारा चैप्टर चल रहा था और वहाँ पे हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। ओसोफेगस हमारा हो गया था, फेरिंग्स हो गया था। इसके बाद हम लोग ओसोफेगस के आगे चलने वाले हैं स्टमक की तरफ, ठीक है ना। तो आज हम लोग स्टमक को पढ़ेंगे। फिफ्थ नंबर है हमारा स्टमक, ठीक है। अगर हम स्टमक का डायग्राम देखें तो कैसा होता है, देखते हैं जरा। कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो उसमें दिख रहा है हमको कि इसका स्ट्रक्चर हल्का सा जे शेप्ड है। कैसा है बेटा? जे शेप्ड है ना। अब आप बिल्कुल अल्फाबेट के उससे मिलाने में बैठ जाना, समझ रहे हो ना। हल्का सा दिख रहा है, मतलब ऐसा मान सकते हैं, जे शेप दिख रहा है। इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल जो है बेटा, वो माउथ से लेकर के एनस तक है। तो माउथ से लेकर के एनस तक एलिमेंट्री कैनाल है। तो सबसे ज्यादा अगर एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट देखें तो स्टमक है, क्योंकि यहां अलग से स्टमक को उसमें अटैच नहीं किया गया है। स्टमक एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट, मतलब इस तरीके से जा रही है और अचानक से ऐसे वाइड हो गई, तो ये एलिमेंट्री कैनाल का क्या है? वाइडेस्ट पार्ट, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का क्या है? वाइडेस्ट पार्ट है। इसके बाद क्या होता है कि बेटा, जब फूड स्टमक में एंटर होता है तो ये क्या होता है, फूड के जो स्टमक होता है वो फूड के लिए कुछ प्लेस देता है, फूड इसमें स्टोर होता है टेम्परेरी। तो क्या होता है, उसके अंदर गैस्ट्रिक रुगे होते हैं, मसल्स इन द लेयर होती है जो गैस्ट्रिक रुगे फॉर्म करती है। तो वो क्या करती है, जब फूड अंदर जाता है तो स्टमक ऐसे और ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है। तो बेटा क्या होता है, ये मोस्ट डिस्टेंसिबल यानी कि डिस्टेंसिबल ऑर्गन है। डिस्टेंसिबल ऑर्गन मतलब कि ये डिस्टेंस ऐसे इस तरीके से फूल जाता है। जब फूड अंदर जाएगा तो फूल जाएगा, और जब फूड नहीं रहेगा तो कैसा रहेगा? ऐसा सिंक रहेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो डिस्टेंसिबल हो गया मोस्ट। अब इसकी लोकेशन अगर हम देखें, लोकेशन देखें तो कहाँ होता है ये? लोकेशन देख लेते हैं तो हल्का सा लेफ्ट साइड, मतलब इस तरीके से ये लेफ्ट हुआ ना, तो ये लेफ्ट साइड में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी। तो लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमिनल कैविटी जो होती है लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन के यानी कि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। अब अगर हम यहाँ पे कुछ और चीजें स्टमक के बारे में देखें, पार्ट्स ऑफ स्टमक देखेंगे क्या, कि सबसे पहला ये जो पार्ट है बेटा, ये ऊपर की तरफ जो निकला हुआ है डोम शेप्ड, जिसको बोलते हैं हम लोग फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। मतलब ये डोम शेप्ड होता है। ओके। इसके बाद फिर क्या होता है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहां से इस तरीके से ऐसे, ये पार्ट क्या है? बॉडी ऑफ स्टमक। बॉडी ऑफ स्टमक ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। इसके बाद ये पार्ट जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक पाइलोरिक या पाइलोरविक स्टमक, ठीक है। इसके बाद फिर यहां पे ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं कार्डियक, ठीक है। कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और कार्डियक स्टमक भी इसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये स्फिंक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, कार्डियक स्फिंक्टर। अब क्या होता है बेटा, इसके पाइलोरिक स्टमक के बाद जस्ट बाद क्या लग जाता है? इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। तो फूड को जब इंटेस्टाइन में एंटर कराया जाता है तो यहाँ भी एक स्फिंक्टर होता है। तो जरा देख लेते हैं कि कौन कौन से, पहले तो पार्ट्स देख लेते हैं, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। पार्ट्स कितने पार्ट्स? 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 4 पार्ट कौन कौन से बेटा? पहला नंबर क्या है बेटा? फंडस। फंडस हो गया, डोम शेप्ड होता है। डोम शेप होता है और डोम शेप, इसके बाद इसमें एयर और गैसेस फिल्ड रहती है, ठीक है।
इसके बाद सेकेंड नंबर क्या है बेटा, कार्डियक। कार्डियक इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है, ओपन ओसोफेगस की ओपनिंग होती है। क्या होती है, ओसोफेगस की ओपनिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, बॉडी ऑफ स्टमक। इसमें फूड स्टोर डाइजेस्ट होता है। फूड तो कार्डियक स्टमक में आता है, उसके बाद आगे जाता है। और फोर्थ नंबर पार्ट है बेटा पाइलोरिक स्टमक। ठीक है, तो ये 4 पार्ट होते हैं। और ये पहले स्टमक जो होता है, कन्वे फूड इनटू इंटेस्टाइन। बेटा ये क्या करेगा, फूड को कहां आगे कन्वे कर देगा, इंटेस्टाइन में कन्वे कर देगा। तो इस तरीके से ये क्या होता है, फंक्शन करता है। मतलब इतने पार्ट और इनके फंक्शन है ये। वॉल ऑफ स्टमक कवर्ड बाई पेरिटोनियम। ये जो स्टमक है, स्टमक की वॉल है बेटा, यहां पे कुछ पेरिटोनियम होती है। पेरिटोनियम का मतलब इन द सेंस जो हमारी बॉडी के ऊपर स्किन है, ऐसे ही कुछ इस तरीके से ऐसी कुछ इनर लाइनिंग्स होती है बॉडी के। जब इंटरनल ऑर्गेन्स की जो कवरिंग होती है, जैसे ऊपर कवरिंग स्किन है, ऐसे इंटरनल ऑर्गेन्स की कवरिंग जो होती है वो पेरिटोनियम होती है। तो क्या होता है यहाँ, वॉल ऑफ स्टमक कवर्ड बाय पेरिटोनियम। इसी को हम बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं इसे हम लोग, ओमेंटम। क्या बोलते हैं, ओमेंटम। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि तो 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट है वहां पे, 2 इंफेक्टर या वॉल्व 2 प्रेजेंट है। कौन कौन से, अपर साइड, अपर वाला जो दिख रहा है आपको, अपर दिख रहा है ना, अपर मतलब ये वाला जो आप ये वाला देख रहे हो, इसे हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, तो अपर वाला क्या है, कार्डियक स्फिंक्टर या कार्डियक वॉल्व, कार्डियक इंफेक्टर। और लोअर वाला जो है बेटा, लोअर यानी कि स्टमक के लास्ट पार्ट पे जो लोअर वाला पार्ट है, यानी कि ये जो आप देख रहे हो, क्योंकि एक बार स्टमक से यानी कि पाइलोरिक स्टमक से फूड जो इंटेस्टाइन में चला गया तो वापस फिर स्टमक में नहीं आएगा, है ना। तो ये इस वॉल्व को हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर या पाइलोरिक वॉल्व। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये वाला बेटा क्या करता है, ये ओसोफेगस की ओपनिंग है, ओसोफेगस की स्टमक में ओपनिंग है। और ये किसकी ओपनिंग है, स्टमक से किसमें ओपनिंग है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब ड्यूडेनम में। ओके, तो आप लोग हाँ एक चीज और यहाँ पे ध्यान देंगे, स्टमक को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्टर, ऑल्सो नोन एज गैस्टर। नोट करें इतना। अब बेटा हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे स्टमक का। फंक्शन क्या क्या करता है स्टमक, तो स्टमक क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोर करता है। कितने घंटे, 4 से 5 घंटे, 4 to 5 आवर्स। ठीक है, क्योंकि आप जब ज्यादा ऑयली या फैटी सब्सटेंसेस या फूड को खाते हैं तो क्या लगता है, बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। तो क्यों, क्योंकि वो फूड जो होता है वो स्टमक में काफी देर तक क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन बेटा क्या होगा इसका, डाइजेशन ऑफ फूड को डाइजेस्ट करता है। ओके,
अब यहाँ पे जब स्टमक में फूड होता है बेटा, तो यहाँ पे HCl सिक्रीट होता है। तो HCl सिक्रीट होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि पार्शियली डाइजेस्ट एसिडिक फूड, पार्शियली डाइजेस्ट एसिडिक फूड। अब यहां पे ध्यान देना, क्योंकि कुछ एंजाइम कहां निकलते हैं, स्टमक में कुछ एंजाइम निकलते हैं और वहां पे HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक है तो फूड को एसिडिक बनाएगा वो, अगर उसके साथ मिक्स हो जाएगा तो एसिडिक बन जाएगा। तो कुछ फूड डाइजेस्ट भी हो रहा है, कंप्लीट नहीं, कुछ फूड डाइजेस्ट भी हो रहा है और फूड कैसा हो जा रहा है, एसिडिक हो जा रहा है। एसिडिक हो गया तो देन आफ्टर क्या होगा कि फूड जो है पार्शियली डाइजेस्ट एसिडिक फूड, दो बार लिख दिया सॉरी, है ना, एसिडिक फूड, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं काइन। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, जरा हिस्टोलॉजी पढ़ लेते हैं स्टमक की, हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक की हिस्टोलॉजी पढ़ लेते हैं यहाँ पे हम लोग। स्टमक की हिस्टोलॉजी में अगर स्टमक की वॉल को हम लोग, जैसे स्टमक आपको दिख रहा था इस तरीके से, तो इसकी जो वॉल है ये वॉल, इसको अगर हम जूम करके देखें, इसको हम लोग जूम कर देते हैं, जूम करके देखें तो बेटा क्या मिलेगा, सबसे बाहर की तरफ, फिर उसके अंदर की तरफ, फिर उसके और अंदर और फिर उसके और अंदर, इस तरीके से टोटल 4 लेयर मिलेंगी। अब देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आउटर लेयर जो होती है उसे हम लोग सिरोसा बोलते हैं। सिरोसा क्या बोलते हैं बेटा, सिरोसा। अब ये जो सिरोसा है एक्चुअली इट इज फॉर्म्ड बाय स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम से फॉर्म्ड होती है, ठीक है। और यही सिरोसा एब्सेंट कहाँ होती है, आपको पढ़ा चुका हूं मैं, कहाँ स्टमक कहाँ होती है एब्सेंट, कहाँ होती है, एसोफेगस में, ठीक है ना, वहां पे टुनिका एडवेंटिशिया होती है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। आउटर सिरोसा हो गई जो सबसे बाहर, इसकी बाहर वाली लेयर को हम लोग क्या बोल देंगे, सिरोसा, ठीक है बेटा। इसकी हिस्टोलॉजी, एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी भी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, अभी सिर्फ आप शॉर्ट में समझ लें। फिर इसका सेकेंड नंबर पे जाएंगे, ठीक है, आउटर सबसे, उसके बाद सेकेंड नंबर की लेयर जो है वो क्या, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मस्कुलरिस लेयर, क्या बोलेंगे, मस्कुलरिस लेयर। अब मस्कुलरिस लेयर में बेटा 3 लेयर होती है, मस्कुलरिस मतलब मसल्स होंगी, तो यहाँ पे कौन कौन सी, सबसे बाहर की तरफ आपको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मिलेंगी जो स्टमक को लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन में हेल्प करेंगी। इसके बाद सेकेंड नंबर मिलेंगी आपको, उसके जस्ट अंदर की तरफ, नीचे की तरफ क्या मिलेंगी, सर्कुलर, और सबसे अंदर की तरफ मिलेंगी आपको ऑब्लिक मसल्स, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स और ऑब्लिक मसल्स। ऑब्लिक मसल्स इज अ स्पेशल कैरेक्टर ऑफ स्टमक। पूरी एलिमेंट्री कैनाल में आपको सिर्फ 2 ही, मस्कुलरिस लेयर में 2 ही लेयर मिलेंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल एक सर्कुलर, बट स्टमक में आपको ऑब्लिक मसल्स मिलेंगी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद फिर थर्ड लेयर आती है अंदर की तरफ, ये दूसरी वाली लेयर जो दिख रही है मस्कुलरिस है। इसके बाद थर्ड नंबर ये है सब म्यूकोसा, मतलब म्यूकोसा से जो ऊपर है पहले है वो सब म्यूकोसा, इसे हम बोलते हैं सब म्यूकोसा, ठीक है। अब ये सब म्यूकोसा जो होती है बेटा, यहाँ पे आपका क्या क्या होगा, इसमें यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगी, फिर इसके बाद लिम्फ होगा, लिम्फ, और क्या होगा, नर्व्स, ओके। इसके बाद जो लास्ट है फोर्थ नंबर है म्यूकोसा का, म्यूकोसा। अब यहाँ पे म्यूकोसा जो होगी इसमें भी लेयर्स होती हैं, हम आगे पढ़ लेंगे कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। तो म्यूकोसा में यहाँ पे 2 चीजें हमें देखने को मिलेंगी। म्यूकोसा लेयर क्या बनाएगी, एक तो गैस्ट्रिक रूट है,
गैस्ट्रिक रुगे, ठीक है। और दूसरी चीज है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। देखो गैस्ट्रिक रुगे अगर आपको देखना है, ये सबसे लास्ट वाली लेयर जो दिख रही है ये म्यूकोसा है, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो इस लेयर को अगर हम देखना चाहें तो किस तरीके से दिखेगी, स्टमक की वॉल है, सबसे इनर वॉल जो है वो कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ ऐसे प्रोजेक्शंस बनाएगी। गैस्ट्रिक रुगे स्टमक के अंदर ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं, लॉन्ग प्रोजेक्शंस। कैसे? लॉन्ग प्रोजेक्शंस, और ये कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि टफ नहीं हो सकते भाई। इसके अंदर फूड अगर जाएगा तो ये टफ होंगे तो ऐसे ही बने रहेंगे, फूड जो है इनको पीछे की तरफ क्या प्रेस नहीं कर पाएगा। लेकिन ये फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे ही फूड है वैसे ऐसे पीछे की तरफ हो जाते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि मसल्स होती हैं वहां पे। तो लॉन्ग प्रोजेक्शन फ्लेक्सिबल जो होते हैं उन्हें हम गैस्ट्रिक रुगे बोलते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी इसी के थ्रू फॉर्म होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी स्टमक में ही होती है। तो ये म्यूकोसा लेयर ही फॉर्म करती है। ओके, नोट डाउन कर लें। अब हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ेंगे कि किस तरीके से गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है यहाँ पे स्टमक में, और वो कौन कौन से सिक्रीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गैस्ट्रिक ग्लैंड सबसे पहले तो आपको चैप्टर हमने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, कौन सा? स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कैसी होती हैं? सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर, ठीक है। सिंपल ब्रांच्ड और ट्यूबुलर होती हैं, ट्यूबुलर, ठीक है ना। कैसी देख सकते हैं जरा हम लोग यहाँ पे, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से ब्रांचिंग हो गई उनकी, और इस तरीके से देखो ट्यूब लाइक भी स्ट्रक्चर बना रही है, और ब्रांच भी है, ब्रांचिंग भी दिख रही है। तो देखते हैं जरा किस तरीके से। सिंपल, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड बेटा क्या है कि सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर है। अब टाइप ऑफ सिक्रीटिंग सेल्स, टाइप्स ऑफ सिक्रीटिंग सेल्स कौन कौन सी है इसमें, ठीक है। मतलब इसके अंदर सेल्स कौन कौन सी पाई जाती हैं ग्लैंड के अंदर। तो सबसे पहली हमारी सेल्स आती हैं, सबसे पहली सेल्स हैं जिनका नाम बेटा गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स, ठीक है। गॉबलेट सेल्स जो है बेटा वो क्या करती है? सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस सिक्रीट करती है। और म्यूकस सिक्रीशन ये कहाँ पे होती है? इस जगह आपको ये देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से। These are the goblet cell, गॉबलेट सेल्स, ठीक है। तो गॉबलेट सेल्स ये क्या सिक्रीट करेंगे? म्यूकस। म्यूकस बेटा क्यों सिक्रीट करती है? क्योंकि यहाँ पे HCl सिक्रीट होता है। HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी कि स्टमक की वॉल में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए ये म्यूकस सिक्रीट करती है, ठीक है। क्या करती है? प्रोटेक्ट लाइनिंग ऑफ स्टमक, लाइनिंग ऑफ स्टमक किससे प्रोटेक्ट करती है? फ्रॉम HCl, ठीक है। HCl से इस प्रोडक्ट किसको, लाइनिंग के स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है HCl से, क्योंकि HCl एसिड होता है और ये क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है लाइनिंग को। नेक्स्ट सेकेंड नंबर सेल्स आती है ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक ऑब्लिक पेराइटल सेल। ऑक्जेंटिक ऑब्लिक पेराइटल सेल्स ये क्या सिक्रीट करती है बेटा? ये सिक्रीट करती है HCl कामा या एंड कैसा इंट्रिंसिक फैक्टर, मतलब CIF,
ठीक है। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, अब ये प्रेजेंट कहाँ होती है बेटा, देख सकते हैं यहाँ पे बीच बीच में जो है यहाँ पे प्रेजेंट होंगी कुछ इस तरीके से। अगर हम इनको बनाए यहाँ पे, इनका नंबर बहुत कम होता है, कुछ इस तरीके से बीच बीच में यहाँ पे मिडिल में प्रेजेंट होती हैं ये ऑक्जेंटिक सेल। दीज आर द ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। तो ऑक्जेंटिक सेल हो गई, ये क्या सिक्रीट करती है, HCl। अब HCl का फंक्शन तो पता ही है, फूड को एसिडिक बनाता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, ये हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कौन, CIF, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। बेटा अगर इसका फैक्टर ये सही से काम ना करे, यानी कि एब्जॉर्प्शन, यानी कि डिक्रीज एब्जॉर्प्शन हो जाए, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ B12, ठीक है। विटामिन B12 यानी कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, परनीसियस एनीमिया। क्या हो जाएगा, परनीसियस एनीमिया, ठीक है। एनीमिया तो जानते ही, खून की कमी, अल्परक्तता जिसको बोलते हैं। तो इसको नोट करें। अगला नंबर चलते हैं हम लोग, 2 पढ़ लिए, तीसरी सेल्स देखते हैं, 3rd नंबर, जिन्हें हम चीफ ऑब्लिक पेप्टिक ऑब्लिक जाइमोजन सेल्स बोलते हैं, जाइमोजन सेल्स, ठीक है। ये क्या होती है, बेस पे होती है, यहां पे कुछ इस तरीके से सेल्स होंगी, ये इस ग्लैंड के बेस पे प्रेजेंट होती हैं। दिस एक्चुअली, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टिक ऑब्लिक चीफ सेल्स, ठीक है। चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स बोलते हैं। अब ये क्या सिक्रीट करती है, क्या सिक्रीट करती है बेटा, एक तो सबसे पहला पेप्सिनोजन, ये एंजाइम है। फिर इसके बाद प्रोरेनिन और कुछ गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। अब इनके फंक्शन, ये एंजाइम्स है, अभी इनएक्टिव फॉर्म में है पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। अभी हम इनके फंक्शन पढ़ेंगे जब आगे डाइजेशन पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग कौन कौन से एंजाइम्स को किसका डाइजेशन करेंगे वहां पे पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे पेप्सिनोजन मिलेगा, प्रोरेनिन मिलेगा, सम गैस्ट्रिक लाइपेज भी यहाँ पे सिक्रीट होता है बाय द चीफ पेप्टिक और जाइमोजन सेल्स के थ्रू। 4th नंबर देखते हैं बेटा, 4th नंबर आता है हमारा इंडोक्राइन ऑब्लिक अर्जेंटाफिन सेल्स। ये बेटा इंडोक्राइन सेल्स होती हैं, ये बेस पे, बिल्कुल बेस पे प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं आप, इस तरीके से इनको हम लोग डिनोट करते हैं। दीज आर द अर्जेंटाफिन सेल्स को हम लोग देखेंगे तो इसमें कई टाइप की सेल्स होती हैं एक्चुअली, ठीक है। ये अर्जेंटाफिन सेल्स जो होती है ये क्या सिक्रीट करती है, सिक्रीट हार्मोन्स, ठीक है। अब इसमें कई टाइप की सेल्स होती हैं, कौन कौन सी, 3 टाइप की सेल्स होती हैं, 3 टाइप ऑफ सेल्स। मतलब अर्जेंटाफिन सेल्स जो है बेटा वो 3 टाइप की सेल्स होती हैं इसमें, है ना, जो बेस पे बिल्कुल प्रेजेंट होती है, कहां पे, बेस पे, ठीक है। तो देखेंगे जरा कौन कौन सी। सबसे पहली है डी सेल्स, दूसरी जो है वो है आपकी एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स,
क्रोमाफिन्स लाइक सेल्स, और तीसरी जो है बेटा वो है जी सेल्स। अब यहाँ पे सबसे पहले डी सेल्स आता है, सबसे पहले डी सेल्स आता है, और ये डी सेल्स क्या सिक्रीट करेगा, सिक्रीट क्या सिक्रीट करेगा बेटा, हार्मोन सोमेटोस्टैटिन। सोमेटोस्टैटिन क्या सिक्रीट कर रहा है, हार्मोन सोमेटोस्टैटिन। इसके बाद ये जो आपका एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स है, ईसीएल सेल्स, ये क्या सिक्रीट करेंगे, ये दो चीजें सिक्रीट करेंगे बेटा, एक आपका सेरोटोनिन और दूसरा है हिस्टामिन। पहला है सेरोटोनिन, दूसरा है हिस्टामिन, ठीक है। इसके बाद जी सेल्स क्या सिक्रीट करेंगे, गैस्ट्रिन हार्मोन। क्या सिक्रीट करेंगी, गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे तीन टाइप की सेल हो गई। डी सेल्स सिक्रीट करेंगे सोमेटोस्टैटिन, ईसीएल सेल्स एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स जो है वो क्या सिक्रीट करेंगी, सेरोटोनिन और हिस्टामिन, और जी सेल्स क्या सिक्रीट करेंगी बेटा, गैस्ट्रिन हार्मोन। अब इन तीनों का फंक्शन जरा पढ़ लेते हैं, इसको नोट करें, आगे चलते हैं फिर। अब यहाँ पे देख रहे हैं सोमेटोस्टैटिन का काम क्या है, सोमेटोस्टैटिन बेटा हार्मोन है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के सेल्स से सिक्रीट किया जाता है। इसका काम है सप्रेस सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक हार्मोन। गैस्ट्रिक हार्मोन्स को, जो गैस्ट्रिक हार्मोन है उनको सप्रेस करता है, उनके सिक्रीशन को सप्रेस करता है। दूसरा, ये तो पहला हो गया। दूसरा आपका सेरोटोनिन क्या है, सेरोटोनिन क्या है, ये वैसोकंस्ट्रिक्टर तो ये क्या करता है, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, स्मूथ मसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, स्मूथ मसल्स कंस्ट्रिक्शन, और ब्लड वेसल्स को भी कंस्ट्रिक्ट करता है। इसके बाद थर्ड नंबर क्या है बेटा, हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या है बेटा, ये वैसोडायलेटर है। क्या है ये, वैसोडायलेटर। तो ये क्या करेगा, डायलेट ब्लड वेसल्स ऑफ स्मूथ मसल्स, डायलेट ब्लड वेसल्स ऑफ वॉल ऑफ स्टमक। हाँ वही मतलब स्टमक, ठीक है, मतलब वही। तो ये तीसरा हो गया। चौथा है गैस्ट्रिन हार्मोन। चौथा क्या है बेटा, गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन का काम क्या है, इसका फंक्शन है, ये क्या करता है, जो गैस्ट्रिक जूस है उसका सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। तो रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यानी कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी को क्या करता है, सप्रेस करता है। तो ये आपने देख लिया यहाँ पे कि इन चारों का काम क्या है कि जी सेल से सिक्रीट होता है क्या। इसके बाद ईसीएल लाइक सेल से आपका यहाँ पे ये दो सेरोटोनिन और हिस्टामिन सिक्रीट होते हैं, सोमेटोस्टैटिन डी सेल से और जी सेल से गैस्ट्रिन। इनके फंक्शन भी देख लिए, तो इसको भी आप नोट कर लें। तो टाइप्स ऑफ सिक्रीटिंग सेल्स आपने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे फंक्शन ऑफ HCl का फंक्शन थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो HCl क्या काम करता होगा, सबसे पहले तो एसिडिक है, ठीक है। तो एसिडिक है तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा एसिडिक है तो किल जर्म्स को, जो अगर फूड में चले भी गए हैं तो बेटा क्या करेगा, उनको किल कर देगा, ठीक है। फूड में अगर जर्म्स चला गया तो उनको किल कर देगा। दूसरा क्या है, अब इसका पीएच जो होता है 1.5 से 2.5 तक होता है। तो क्या करता है कि ऑप्टिमम पीएच फॉर एंजाइम एक्टिविटी
मतलब एंजाइम्स जो होते हैं, जो आप देख रहे थे प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन, ये एंजाइम्स के लिए ये पीएच मेंटेन करता है, इन्हीं पीएच में ये एंजाइम्स फंक्शन करते हैं, तो ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड करता है एंजाइम एक्टिविटी के लिए। इसके बाद और क्या कर सकता है ये, इसके बाद क्या करेगा बेटा, एक्टिवेट एंजाइम्स, एंजाइम को एक्टिवेट भी करता है ना। कई सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो एसिडिक फॉर्म में ही एक्टिव होते हैं, दूसरे किसी फॉर्म में एक्टिव नहीं होते हैं, तो एक्टिवेट एंजाइम्स। इसके बाद 4th नंबर फंक्शन क्या होगा बेटा, सॉफ्टन फूड को क्या करेगा, सॉफ्ट करेगा। तो ये HCl के फंक्शन हो गए। अब कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस पढ़ लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, जो भी सिक्रीशन होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड का, वो उसी को हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। तो देखते हैं गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है। 99% जो होता है बेटा वो क्या होता है, H2O यानी कि वाटर, और जो भी 1% बचा, 1% में क्या होगा, म्यूकस होगा प्लस पेप्सिनोजन होगा, पेप्सिनोजन, उसी में प्लस प्रोरेडिन प्लस HCl। अब पीएच कितना होगा इसका, पीएच होगा 1.5 से लेकर के 2.5। आप समझ सकते हो कितना ज्यादा एसिडिक हो गया है ना, 1.5 से 2.5 तक। इसके बाद डेली सिक्रीशन कितना होता है, डेली सिक्रीशन किसका बेटा, डेली सिक्रीशन होता है एक दिन में गैस्ट्रिक जूस कितना सिक्रीट होता है, तो कितना सिक्रीट होता है, 1 से लेकर 1.5 लीटर पर डे, ठीक है, 1 से लेकर 1.5 लीटर पर डे यानी कि डेली सिक्रीशन। अब यहाँ पे हम एक चीज और पढ़ेंगे, पेप्टिक अल्सर जिसको बोलते हैं, आप लोग 9th में पढ़े होंगे पेप्टिक अल्सर, ठीक है। पेप्टिक अल्सर बेटा क्या होता है, एक्चुअली वॉन्ड्स यानी कि वॉन्ड ऑन स्टमक वॉल, स्टमक की वॉल पे कुछ घाव हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती है, इंडाइजेशन होता है। तो क्या होता है कि वॉन्ड्स और स्टमक वॉल किसकी वजह से होता है, ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ HCl का हाई अमाउंट हो गया, जिसकी वजह से HCl अगर ज़्यादा हो जाएगा तो सिंपल सी बात है क्या होगा, वो घाव कर देगा, यानी कि वॉल को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, लाइनिंग को ब्रेक कर देगा। तो ये एक बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, जैसे आपने सुना होगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है, इसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर होता है। तो पढ़ चुके आप लोग, नोट कर लें। अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम ही केवल स्मॉल है ना, लेकिन ऐसा कुछ होती नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा ये क्या होती है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का जो ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे लंबी यही होती है। तो इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों, लंबी होती है तो लार्ज इंटेस्टाइन नहीं। तो ध्यान दे बेटा, एक्चुअली क्या होता है, इसका जो डायमीटर होता है वो नैरो होता है, नैरो डायमीटर, मतलब ये चौड़ाई जो होती है वो बहुत कम होती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जरा देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन कौन कौन से पार्ट होते हैं इसमें।
अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे स्टमक यहाँ से एंड हो जाता है, इसे हम लोग पायलोरिक वॉल्व या स्प्लेटर बोलते हैं। इसके बाद ये जो पार्ट दिख रहा है ये है डुओडेनम, यानी कि सबसे पहला पार्ट अगर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सर इसकी लेंथ लिख देते हैं यहाँ पे, लगभग 6 मीटर इसकी लंबाई होती है, ऑब्लिक 20 फीट लेंथ, इसकी लंबाई इतनी होती है। इस 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट्स है बेटा? सबसे पहला पार्ट जो है आपका वो क्या है? डुओडेनम। डुओडेनम है। अब डुओडेनम बेटा क्या होता है कि डुओडेनम में क्या होता है? ओपनिंग ऑफ पायलोरिक स्टमक। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्टमक की ओपनिंग होती है। कौन सी स्टमक की? ओपनिंग ऑफ पायलोरिक स्टमक, यानी कि डुओडेनम में क्या होता है कि पायलोरिक स्टमक ओपन्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको, पायलोरिक स्टमक opens into it, opens into it। ठीक है, इसके बाद डुओडेनम को अगर हम देखें तो ये कैसा दिख रहा है? एक तो वाइड है थोड़ा सा, ठीक है, वाइड है कामा, और कैसा है? सी शेप्ड। कैसा दिख रहा है? सी शेप दिख रहा है कि नहीं? आप अगर इसको देखो हल्का सा तो सी शेप दिख रहा है डुओडेनम, ठीक है, सी शेप्ड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और एक चीज होती है, यहाँ पे देखेंगे जरा, इस जगह किया एक कैनाल रिसीव करता है, इस तरीके से। ये है आपका पैंक्रियास। तो और ये जो देख रहे हैं आप ऊपर से जो आ रही है एक ट्यूब, इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस ट्यूब को? हेपेटिक डक्ट। और ये क्या है? पैंक्रियाटिक डक्ट। जब दोनों मिलती है तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये एरिया है क्या? ये जो एरिया है, ये जो ट्यूब डायरेक्ट डुओडेनम में ओपन हो रही है आगे, इसे बोलते हैं हम लोग हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। मतलब ये डुओडेनम क्या करता है? रिसीव हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। बेटा यहाँ पे हेपेटो पैंक्रियाटिक यानी कि हेपेटिक यानी कि लीवर की डक्ट और पैंक्रियास की डक्ट दोनों इसमें ओपन होती हैं आगे, ठीक है, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम डाइजेशन यहीं पे होता है, ठीक है। मैक्सिमम डाइजेशन यानी कि सबसे ज्यादा एंजाइम्स भी होते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम एंजाइम्स भी होते हैं यहाँ पे, तो मैक्सिमम डाइजेशन भी यहीं पे होता है। और इसका लेंथ केवल मात्र कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका सेकेंड नंबर चलते हैं, डुओडेनम किसमें ओपन होता है जाके? तो डुओडेनम बेटा किसमें ओपन होगा? सेकेंड नंबर जेजुनम में। किसमें ओपन होगा? जेजुनम में। जेजुनम सेकेंड पार्ट है, ठीक है। अब जेजुनम का जो लेंथ है वो लगभग 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर। ये क्या होता है? मोर पिंकिश होता है, मोर पिंकिश है, मतलब पिंक कलर का ज्यादा है बेटा। अब ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये मान सकते हैं ये एरिया जो है आपको दिख रहा है, ये है आपका जेजुनम, ठीक है। बहुत सारा फोल्डिंग होता है, क्योंकि 6 मीटर की है तो आप बोर्ड में तो उसको 6 मीटर बना नहीं सकते, फोल्डिंग्स बहुत सारा है। तो जेजुनम यहाँ पे मोर पिंकिश है। अब पिंक कलर का ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा? पिंक कलर का ज्यादा तो बेटा यहाँ पे मोर वेस्कुलर हो जाएगा, मोर वेस्कुलर, है ना। जहाँ पे आप देखते होंगे कभी कभी कि जहाँ पे ब्लड ज्यादा सर्कुलेशन होता है वो पिंक कलर का दिखता है ना। कभी कभी आप टॉर्च लगाते हो ऐसे इस उंगली में, तो इस तरफ हल्का सा पिंक कलर का दिखता है, रेडिश कलर का। तो मोर पिंकिश मतलब मोर वेस्कुलर हो गया, मोर वेस्कुलर। इसके बाद क्या होता है बेटा? इसमें माइक्रोविलाई होती है। क्या होती है? माइक्रोविलाई।
माइक्रोविलाई आप समझ रहे होंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इनकी इनर वॉल जो होती है, इनर वॉल कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाती है ऐसे। तो ये दीज आर द माइक्रोविलाई, दीज आर द माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई, अब माइक्रोविलाई क्या करती है, आप सीधे किसी रास्ते पे जाओ ऐसे सीधे, ठीक है, तो मान लेते इतना लंबा रास्ता आप यहाँ पहुंच जाओगे। लेकिन अगर इसी को ऐसे करके फिर ऐसे इसी में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्शन बना दिए जाए, प्रोजेक्शन बना दिए जाए, तो थोड़ा लंबा रास्ता हो जाएगा ना। तो क्या होगा, ये क्या कर रहा है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है। और जितना ज्यादा बेटा सरफेस एरिया यानी कि फूड जितना ज्यादा क्या होगा, इसमें ऐसे रहेगा, इस तरीके से घूम घूम के जाएगा। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही क्या होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। क्या होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, जजुनम में, ठीक है। मोर पिंकिश, मोर वेस्कुलर माइक्रोविलाई बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा फूड उतना ही आसानी से एब्जॉर्ब होगा माइक्रोविलाई के थ्रू, ठीक है। तो ये दोनों नोट करें। फिर थर्ड पार्ट आता है बेटा, थर्ड पार्ट क्या था इसका, इलियम। इलियम बेटा ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यानी कि 3.5 मीटर तक होता है ये, ठीक है। 3.5 मीटर लॉन्गेस्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट। इसके बाद यहाँ पे बेटा क्या होता है कि यहाँ पे नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर। कहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके का आप देखेंगे, दीज आर द नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलियम। क्या बोलेंगे, इलियम। मतलब ये एरिया इलियम है, नोड्यूलाइज स्ट्रक्चर को इलियम नहीं, सॉरी। नोड्यूलाइज स्ट्रक्चर ये क्या है बेटा, पेयर्स पैचेस है। क्या है, पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस का मतलब क्या है, ये बेटा ये लिम्फ होते हैं, लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक नोड्स लिम्फ्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, किल्स जर्म्स, यानी कि जर्म्स को किल करते हैं। तो ये पेयर्स पैचेस होते हैं यहाँ पे, किसमें, इलियम में। इसके बाद फिर क्या होता है, अब इलियम ओपन्स कहाँ होता है, यानी कि इट ओपन्स इनटू सीकम। ये सीकम में ओपन होगा। सीकम कहाँ है बेटा, दिस, ये सीकम है बेटा। क्या है, सीकम, ठीक है। सीकम मतलब सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल का नहीं है। तो इट ओपन्स इनटू सीकम। तो यहाँ पे भी एक वॉल्व है बेटा, ये जो दिख रहा है आपको, इस वॉल्व का नाम है इलियोसिकल वॉल्व, इलियोसिकल वॉल्व या स्फिंक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे इट ओपन्स इनटू सीकम एंड गार्डेड बाय इलियोसिकल वॉल्व या स्फिंक्टर, ठीक है। तो इसके थ्रू ये गार्डेड होता है। एक बार फूड अगर सीकम में चला गया तो वापस किसमें नहीं जाएगा, इलियम में। तो इस तरीके से ये। इसके बाद यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होता है थोड़ा सा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सबसे ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है बेटा, जजुनम में। मैंने पहले ही इंडिकेट कर दिया आपको। एब्जॉर्प्शन ऑफ, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किसका होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 का नाम बाइल सॉल्ट। अब कुछ लोग सोच रहे हैं बाइल सॉल्ट क्या, सर ये तो पता ही नहीं, आगे सब समझ लेंगे। बाइल सॉल्ट क्या है बेटा, ये लीवर से सिक्रेट होकर आता है। तो बस इतना ही अभी समझे, आगे आप समझेंगे इसके बारे में। फंक्शन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन के, फंक्शन क्या हो सकते हैं, पहला फंक्शन डाइजेशन ऑफ फूड, और दूसरा फंक्शन यहाँ पे क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है, ऑफ फूड। यहाँ पे दो ही फंक्शन हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो डाइजेशन ऑफ फूड हुआ और दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। नोट कर ले इसको। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से पहले या कुछ भी आगे से पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल,
एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, क्योंकि काफ़ी देर से कोई कई सारे नए नए वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन कई सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही तो उसको देखेंगे। अब ये सबसे बाहर वाली लेयर है, इसको बोलते हैं हम लोग सिरोसा, सिरोसा बोलते हैं, और ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी रहती है, ठीक है, और कहीं कहीं पे ये नहीं मतलब नहीं होती है, एब्सेंट कहाँ होती है, और इसी जगह आपको टुनिका एडवेंटिसिया मिलेगी, टुनिका एडवेंटिसिया मिलेगी कहाँ पे, इन ओसोफेगस। आप पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, अगले पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था, ठीक है, ओसोफेगस में टुनिका एडवेंटिसिया होता है इसकी जगह। अब सेकेंड नंबर पे जाएंगे तो पहली लेयर सिरोसा हो गई, किसी भी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट को मोस्ट ऑफ द देखेंगे तो सिरोसा मिलेगा आपको, मैंने एक्सेप्शन वहां पे लिख दिया है, ठीक है, वो उसमें होगा। अब सेकेंड नंबर पे जाएंगे तो हमें मिलता है मस्कुलरिस लेयर। तो मस्कुलरिस लेयर में हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके का, ये जो मस्कुलरिस लेयर है इसमें सबसे पहले बाहर की तरफ क्या होता है, यानी कि बाहर की तरफ से अंदर की तरफ चल रहे हैं तो बाहर की तरफ आपको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मिलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। ये क्या करेंगे, इंटेस्टाइन को लेंथ में मतलब लेंथ में बढ़ाने में हेल्प करेंगे या उसको उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करेंगे। फिर उसके अंदर आपको इसी के जस्ट नीचे आपको मिलेंगी क्या, ये है आपकी सर्कुलर मसल्स, ये जो बन रही है आपकी, ये जो दिख रही है ये बेटा सर्कुलर मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स ये दोनों मिला के क्या बनाती है, मस्कुलरिस लेयर, मस्कुलरिस लेयर। कौन सी लेयर, मस्कुलरिस लेयर। अब यहीं पे एक सब्सटेंस आया कि भैया सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ऑब्लिक एक्स्ट्रा ही था, ऑब्लिक मसल्स लेयर इन स्टमक, ठीक है। यहाँ पे सर्कुलर लेयर के बाद एक और लेयर पाई जाती थी जिसका नाम था ऑब्लिक। आपने स्टमक में पढ़ा, मैंने इसको अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि ऑब्लिक मसल्स लेयर जो होती है वो स्टमक में होती है, ठीक है। तो वहाँ पे स्टार बना के मैंने लिख दिया है कि ऑब्लिक मसल्स लेयर इन स्टमक। इसके बाद हम अंदर चलेंगे, मस्कुलरिस लेयर हो गई, इसके बाद अंदर चलेंगे। तो अंदर जाने से पहले हम यहाँ पे कुछ नर्व्स के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ नर्व्स होती हैं, बीच बीच में वाइट से हम बना देते हैं, ठीक है। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल के बीच में होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोग और बैक प्लेक्सस, और बैक प्लेक्सस, ठीक है। और बैक प्लेक्सस इनका काम क्या होता है, एक्चुअली ये नर्व पार्ट है, नर्व्स है, ठीक है, नर्वस पार्ट है। सिम्पथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्वस का काम करते हैं, ये आप ब्रेन में पढ़ेंगे। तो और बैक प्लेक्सस करते क्या है ये समझना है केवल। इनिशिएट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आप सभी जानते हैं कुछ इस तरीके से, यानी कि फूड को आगे बढ़ाने के लिए मूवमेंट क्रिएट करना, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। अंदर जाएंगे तो हमें मिलेगी सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा लेयर मान लेते हैं कि हमारी ये सब म्यूकोसा लेयर है। सब म्यूकोसा लेयर में आपको ब्लड वेसल्स मिलेंगी, दीज आर द एक्चुअली ब्लड वेसल्स, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स। और ये जो लेयर दिख रही है आपको, ये लेयर, और यहीं पे नर्व्स भी है, ये लेयर आपकी सब म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा मतलब म्यूकोसा के जस्ट ऊपर जो है वो सब म्यूकोसा है। अब बेटा यहाँ पे भी कुछ प्लेक्सस है जिनका नाम है, यहाँ पे कुछ प्लेक्सस है,
ये भी नर्व्स पार्ट है, क्योंकि आपको पता है ब्लड वेसल्स भी होती है और यहाँ पर लिम्फ भी होगा, लिम्फ होगा। और नर्व्स जो व्हाइट लाइनिंग है, इनको हम लोग बोलते हैं दीज, ठीक है, ये वाले, इनको हम लोग बोलते हैं मीजनर प्लेक्सस, मीजनर प्लेक्सस, ठीक है। मीजनर प्लेक्सस ये भी नर्व्स पार्ट है, नर्वस पार्ट है, ये नर्व है, ठीक है। ये क्या करते हैं, रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ, रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ म्यूकोसा, यानी कि म्यूकोसा जो लेयर है अंदर वाली, इसके अंदर वाली म्यूकोसा लेयर कहाँ पे है, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी म्यूकोसा लेयर है, इसमें जो भी ग्लैंड्स है या उनका जो भी सिक्रीशन है, ये मेजनल प्लेक्सस क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। मेजनल प्लेक्सस कहाँ पाए जाते हैं, अगर हम मेजनल प्लेक्सस और ऑर्बिट प्लेक्सस कहाँ पाए जाते हैं, बिटवीन सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बीच में, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बीच में, ट्यूडिनल मसल्स के बीच में, ये ऑर्बिट प्लेक्सस है। मीजनल प्लेक्सस किसके बीच पाए जाते हैं, सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर और सब म्यूकोसा के बीच में, मतलब कि सब म्यूकोसा जहां से स्टार्ट होती है, सब म्यूकोसा, यानी कि सब म्यूकोसा बेटा ये स्टार्ट हो रही है, तो सब म्यूकोसा और ये सर्कुलर मसल्स है, इन दोनों के बीच में मेजनल प्लेक्सस, और सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल के बीच में क्या, ऑर्बिट प्लेक्सस। इसके बाद अंदर जाएंगे तो ये है आपकी म्यूकोसा, म्यूकोसा लेयर ये है। म्यूकोसा लेयर में भी 3 पार्ट है, तो आप काम करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, फिर म्यूकोसा लेयर हम पढ़ेंगे कि म्यूकोसा लेयर में कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं। म्यूकोसा में 3 लेयर कौन कौन सी होती है, म्यूकोसा में 3 लेयर बेटा। पहली लेयर जो होती है आउटर, यानी कि म्यूकोसा ये जो दिख रही है, इसमें भी 3 लेयर हैं जो कि आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, आप उससे समझ लें। आउटर को हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलरिस, यानी कि जो बाहर से अंदर की तरफ हम जा रहे हैं ना, बाहर जो होगी मस्कुलरिस, उसमें भी 2 हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगी और दूसरी अंदर की तरफ क्या होंगी, सर्कुलर मसल्स, ठीक है। मतलब कि इसमें भी बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल, फिर उससे और अंदर सर्कुलर, सबसे अंदर वाली म्यूकोसा है। फिर दूसरा पार्ट क्या है, मिडिल पार्ट कौन सा है, मिडिल पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं लैमिना प्रोप्रिया, लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है। अब लैमिना प्रोप्रिया में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, लैमिना प्रोप्रिया में पाए जाते हैं क्या, लिम्फ, क्या पाए जाते हैं, लिम्फ, और इन्हीं लिम्फ को हम लोग बोलते हैं MALT, मार्क, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जा चुका है नीट में। मार्क का मतलब होता है म्यूकोइड एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, और इसका बेस्ट एग्जांपल मतलब लिम्फोइड टिश्यू है, बेस्ट एग्जांपल इंटेस्टाइन में पाया जा रहा है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा, पेयर्स पैचेस, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और पेयर्स पैचेस को हम एक और नाम से जानते हैं, इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या है, लिम्फ के नोड्स है, तो इंटेस्टाइनल क्या बोलेंगे उन्हें, इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे म्यूकोइड की जगह म्यूकोसा भी कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे म्यूकोइड या म्यूकोसा कर सकते हैं, म्यूकोसा, ठीक है। अगला लास्ट इनर आता है, लास्ट इनर पार्ट,
यानी कि इनर लेयर जो सबसे अंदर होती है, यानी कि इस म्यूकोसा लेयर में भी सबसे अंदर, क्योंकि ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन जहाँ से फूड जा रहा है ना, जो एलिमेंट्री कैनाल आप देखते हो ऐसे, उसको हमने कट किया और कट करने के बाद ऐसे किया और फिर जूम करके दिखाया, तो बीच में फूड ट्रांसपोर्ट होगा ना, तो ल्यूमेन होगा वहां पे। अब इनर को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर को बोलते हैं हम लोग म्यूकोसा इपिथीलियम, म्यूकोसा इपिथीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपिथीलियम। और ये कॉलमनर होती है, कॉलमनर। अब ये क्या बना सकती है बेटा, यहीं पे आपको दिखेगा, इसी लेयर में आपको क्या दिखेगा, माइक्रोविलाई दिखेगा, माइक्रोविलाई फॉर्म करेगी और इसी में आपको डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी? ग्लैंड्स। ठीक है, तो म्यूकोसा एपिथेलियम क्या माइक्रोविलाई फॉर्म करेगी और ग्लैंड्स फॉर्म करेंगी। तो इसको आप लोग नोट कर लें। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद और जो भी आगे डाइजेशन है वो कंप्लीट करेंगे।